नमस्कार। भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी 75व्या वर्षपूर्तीच्या निमित्तानं आज आपल्या संसदेमध्ये विशेष चर्चा सुरू करण्यात आली। देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या चर्चेची सुरुवात केली। काही गंभीर मुद्दे, देशापुढची आव्हानं, सध्याची संविधानाची भूमिका त्या बाबतीत आदी सगळ्या आणि सत्यावरती, वास्तवावरती आधारित चर्चा ते सुरू करतील आपल्या पहिल्याच भाषणातून, अशी अपेक्षा होती। सभागृहाचे ते ज्येष्ठ सदस्य आहेत, त्यामुळे तशी अपेक्षा बाळगणं अजिबातच चुकीचं नव्हतं, परंतु त्यांनी त्यावरती पूर्णपणे पाणी ओतलं। हे संघाचे लोक कुठेही आणि कधीही आपण प्रथम संघाचे स्वयंसेवक आहोत हे विसरतच नाहीत। देशाच्या संसदेत बोलतानाही त्यांच्या मनात संघ प्रथम, बाकी सगळं नंतर ही भावना कायम असते। राजनाथ सिंह देखील त्याला अजिबातच अपवाद ठरले नाहीत। संविधानाविषयीच्या चर्चेची सुरुवात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मरण करून होईल अशी संपूर्ण देशाची अपेक्षा होती, मात्र ती त्यांनी फोल ठरवली। राजनाथ सिंह यांनी आपल्या संविधान निर्मितीचं श्रेय कुणाला दिलं माहिती आहे? आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच ऐका। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही भारत की आज़ादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संविधान की मूल प्रति के मुख पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की पेंटिंग्स की छाप मिलती है और अध्यक्ष महोदय, साथ ही कमल का फूल भी अंकित है। वह कमल का फूल यह दर्शाता है कि सदियों की गुलामी के दलदल से बाहर आकर अब एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हो चुका है। हमारा संविधान और उसमें उकेरी गई आकृतियां हमारी सर्वोत्तम विरासत, समृद्ध इतिहास और महान परंपरा की यह वाहक है। ऐकलत? पंडित मदन मोहन मालवीय आणि लाला लजपत राय हे देशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनातील प्रमुख नेते होतेच। महात्मा गांधींवर त्यांचं प्रेम होतं आणि सनातन हिंदू धर्मावरती या दोघांची श्रद्धा होती प्रचंड। ते दोन्ही थोर नेते कायम अखेरपर्यंत काँग्रेससोबतच होते। त्यांच्या सनातन धार्मिक श्रद्धेमुळे संघाची मंडळी पहिल्यापासूनच कायम त्यांच्यावरती स्वतःचा दावा सांगत आलेले आहेत। नवीन नाही आहे हे, परंतु प्रत्यक्षात त्या दोघांचीही संघ विचारांची कधीही जवळीक नव्हती। सायमन कमिशन विरोधातील निदर्शनांचं नेतृत्व करताना लाला लजपत राय यांच्यावरती ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी निर्घृण हल्ला चढवला। त्यांना त्या हल्ल्यामध्ये प्रचंड मारहाण झाली आणि त्या जखमांमध्येच त्यांचं निधन झालं। ते वर्ष होतं 1928। भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची तेव्हा प्राथमिक चर्चासुद्धा सुरू झालेली नव्हती। त्यामुळे केवळ ते किंवा मदन मोहन मालवीय हिंदुत्ववादी विचारांचे होते आणि त्यामुळे संविधानाच्या मसुद्यामध्ये, गाभ्यामध्ये त्यांचे विचार आहेत वगैरे हे राजनाथ सिंह यांचं आजचं बोलणं त्याला काडीचाही आधार नाही। मदन मोहन मालवीयांचा एक धाकटा मुलगा, मला वाटतं काँग्रेसकडून संविधान सभेवरती निवडून गेलेला होता, परंतु त्याने त्याच्यामध्ये काही मोलाचं योगदान दिल्याचे दाखले आपल्याला सापडत नाहीत। सावरकर तर या संविधानावरती नाराजच होते, त्यांना ते पटलेलंच नव्हतं आणि त्यांनी या संविधानाच्या मसुद्यावरती टीका केल्याचे अनेक संदर्भ उपलब्ध आहेत वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये। त्यामुळे सावरकरांचं या भारतीय संविधानामध्ये योगदान आहे हे राजनाथ सिंह यांचं वक्तव्य म्हणजे तर मोठाच विनोद आहे। त्यांच्या
या सगळ्या बोलण्यातील आजच्या फार तर फक्त एक संदर्भ योग्य म्हणता येईल आपल्याला, आणि तो भगतसिंग यांच्याबाबतचा. सरदार भगतसिंग पूर्णपणे नास्तिक होते, निधर्मी विचारांचे होते, समाजवादी विचारांचे होते, आणि त्यांनी जे वेगवेगळे लेख निबंध लिहून ठेवलेले आहेत त्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी त्यांच्या त्या जे विचार मांडले त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला आपल्या संविधानामध्ये पाहायला मिळतं. हे इतकं खरं आहे. बाकी संघाचे लोक आपल्या या संविधानाला गोधडी म्हणून हिनवायचे. इकडून तिकडून चोरून वेगवेगळ्या देशांच्या संविधानांमधील तुकडे काढून हे आपलं भारतीय संविधान तयार करण्यात आलं आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. अशा प्रकारचे आरोप होते त्यांचे, आणि म्हणूनच ते त्याला गोधडी म्हणून हिनवायचे. संविधान सभा, मसुदा समिती आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या परिश्रमांना अवमान करायचे, ते थट्टा उडवायचे त्याची सगळ्याची. तुम्ही गुगल सर्च करा, तुम्हाला आजही ऑर्गनायझरचे जुने अंक सापडतील. त्यात तुम्हाला आम्ही जे हे सगळं सांगतोय ते सगळं वाचायला मिळेल. संघाने भारतीय संविधानावरती गरळ ओकलेली आहे. हे संविधान आम्ही मनातून कधीही स्वीकारणार नाही असं त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. त्यात काय राजनाथ सिंह देशाला सांगतायत संविधानाबद्दल? कोणते नैतिक अधिकार आहेत या लोकांना? स्वतः बाबासाहेबांनी संविधान सभेतील शेवटचं भाषण करताना म्हटलं होतं की केवळ काँग्रेस पक्षाच्या प्रयत्नांमुळेच आणि त्यांच्या सहकार्यामुळे, शिस्तबद्ध नियोजनामुळेच हे संविधान आकाराला येऊ शकलं, अन्यथा ते अजिबात शक्य नव्हतं. बाबासाहेबांचं ते भाषणसुद्धा इंटरनेटवरती उपलब्ध आहे. संविधानाचे एक अभ्यासक सुरेश सावंत यांचं एक सदर गेलं वर्षभर लोकसत्तामध्ये सुरू आहे याबाबतचं. कालच्याच त्यांच्या लेखातसुद्धा त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली आहे. इच्छुकांनी, ज्यांना अधिक माहिती पाहिजे असेल त्यांनी तो लेख जरूर वाचा. हे लोक शालेय अभ्यासक्रमाप्रमाणेच भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहाससुद्धा नजीकच्या भविष्यकाळात बदलतील बहुधा. काही सांगता येत नाही या लोकांचं. असो, काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी नुकत्याच वायनाडमधून लोकसभेवरती निवडून गेल्या आणि त्या पहिल्यांदाच आज लोकसभेमध्ये भाषण करणार होत्या. त्यामुळे त्या काय बोलतात नेमकं याविषयी प्रचंड कुतूहल आणि उत्सुकता होती. अपेक्षेप्रमाणेच त्यांनी अतिशय खणखणीत, अभ्यासूपणे आणि रोखठोक शैलीमध्ये भाषण केलं. आपल्या पहिल्याच भाषणामध्ये त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला, भारतीय जनता पार्टीला प्रचंड अस्वस्थ करून टाकलं. त्यांच्या भाषणातील हा काही भाग तुम्हाला ऐकवतो, म्हणजे मी काय म्हणतोय त्याची तुम्हाला प्रचिती येईल. आणि हो, नेहमीसारखं आता एपिसोडच्या शेवटी माझं नेहमीचं आवाहन करायला मी पुन्हा येणार नाही. त्यामुळे आताच तुम्हाला सगळ्यांना नम्र विनंती आहे, आपलं अभिव्यक्ती चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आता लगेचच करा. एपिसोड आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा. आणि आता पहा प्रियंका गांधी यांचं आजचं संसदेतील पहिलंच आणि सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडणाऱ्या भाषणातील हा काही भाग. संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है. ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है. लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है. अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते. सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी. कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी. जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए. उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए. अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता. इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया. पहले संसद चलती थी,
तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1900 किस में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण
दे देती हूँ, हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण हैं। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ भाईचारा और अपनापन होता था, जहाँ हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहाँ शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है।
एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं। महोदय, मैं सदन में नहीं हूं, मात्र 15 दिनों से आ रही हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद।